पिछली क्लास में कुछ पढ़ा था। इससे इससे पहले भी हमारा एक सेशन हो चुका है, दो सेशन हो चुके हैं जावास्क्रिप्ट के। लेकिन क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग हम कर नहीं पाए या फिर बहुत सही रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को, बिल्कुल वेरिएबल से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़े थे वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स के बारे में सर ने भी हमें क्लास में बताया था कि जब भी हमें कोई चीज़ मेमोरी में स्टोर करानी होती है तो हमें उस चीज़ को इनिशियलाइज करना पड़ता है। कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के आप अपने ब्राउजर में ये कंसोल की विंडो खोल सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आई से, या फिर लेफ्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी दबा सकते हैं। वहां से भी ये कंसोल की विंडो खुल जाएगी। इस कंसोल की विंडो के अंदर हम अपनी स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की हो या टाइपस्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट रन करने के लिए सबसे पहली चीज जावास्क्रिप्ट क्या आती, हमें जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए HTML और CSS इस्तेमाल करते हैं फ्रंट एंड पे। लेकिन बैक एंड पे हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, पाइथन हो गई, .NET हो गई, सी शार्प, बेसिकली जावा हो गई। इन्हीं में एक लैंग्वेज आती है जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में बहुत इस्तेमाल होती है, जो कि जावास्क्रिप्ट कहलाती है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि हमारे लिए प्रोसेसर से बात करती है, और अगर हमें किसी बटन के क्लिक पे कुछ कराना है तो उसके लिए हम CSS या HTML नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमें उसके लिए जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जिस तरह अगर मैं किसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और वहाँ आगे से वो मेरा नाम पूछ रहा है और मैं नाम इनपुट कर रहा हूँ, और उस नाम के इनपुट करने पे कोई रिजल्ट आ रहा है, या फिर वो सब रिजल्ट मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू आउटपुट कर सकता हूँ, या कोई भी इनपुट मुझे यूजर से लेना है तो वो इनपुट मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू ले सकता हूँ। अब इनपुट लेने के बाद अगर मैंने यूजर से इनपुट लिया तो उस इनपुट को मुझे मेमोरी में कहीं सेव कराना पड़ेगा। मेमोरी में सेव कराने के लिए मुझे, मेरे पास पहली चीज़ मेमोरी होनी चाहिए। आजकल अ, हर किसी के लैपटॉप में अच्छी खासी स्टोरेज आती है, 500 GB, 250 GB। लेकिन जो मेमोरी हम वेरिएबल्स के थ्रू सेव कराते हैं ये अमूमन सेव होती है रैम्स के अंदर, ये हार्ड डिस्क में सेव नहीं होती। तो रैम भी आजकल 4 GB, 8 GB, 16 GB रैम्स आती हैं। लेकिन इस 8 GB की रैम में या 4 GB की रैम में डाटा कहाँ सेव हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा। यानी अगर यूज़र आता है और अपना नाम देता है, कोई भी यूज़र आता है और अपना नाम इनपुट करता है हमारी वेबसाइट पे या हमारी एप्लीकेशन पे। अब हमारी एप्लीकेशन उसका नाम इनपुट ले रही है, लेकिन ये इनपुट उस 4 GB की रैम में कहीं भी सेव हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर सेव है? तो याद रखने के लिए कि हमने डाटा कहाँ सेव किया था, हम जहां पर भी डाटा सेव हो रहा है उस जगह को एक नाम दे देते हैं। जिस तरह अगर हमारे पास एक रैम है, अगर यहाँ हमारे पास एक रैम है, अगर ये 4 GB की रैम है, तो इस 4 GB की रैम में कहीं पर भी डाटा सेव हो सकता है, किसी भी बाइट पे। इस 4 GB की रैम में डाटा कहीं पर भी सेव हो सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा डाटा कहाँ पर सेव है? उसके लिए हम क्या करते हैं, उस एरिया को, जिस एरिया में हमारा डाटा सेव है, कोई भी नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा डाटा यहाँ पर सेव है, इस एरिया में सेव है, अगर जो भी मैंने यहाँ इनपुट दिया, ये इनपुट ये मेरी रैम में यहाँ सेव है, तो मैं इसको बाद में एक्सेस कैसे करूंगा या इस्तेमाल कैसे करूंगा? उसके लिए मैं इस एरिया को एक नाम दे देता हूँ, वो नाम, ताकि आइंदा जब मुझे इस्तेमाल करना हो इस एरिया में सेव डाटा को, तो मैं इसको बोल दूंगा भाई इस एरिया का नाम है, इस एरिया में जो भी डाटा मुझे ला के दे दो, मुझे उससे कुछ प्रोसेसिंग करनी है या कुछ फंक्शन रन करना है। तो अब इस एरिया को नाम कैसे देंगे? उसके लिए हम बनाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सबसे पहले तो लिखें लेट। लेट का मतलब जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि कोई फंक्शन कोई वेरिएबल आने वाला है। जैसे ही आप लेट लिखेंगे, वैसे ही जावास्क्रिप्ट आपको बहुत सारी सजेशन भी दे रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ अपना एक खुद का वेरिएबल बनाएंगे और उसको हम सेव कराएंगे रैम में और उसको नाम भी देंगे। सेकंड, हम उस एरिया का नाम देंगे जहाँ पर अभी वो डाटा सेव हो रहा है, हमें उस एरिया का कोई नाम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर उस एरिया का नाम देता हूँ यूजर नेम। उसके बाद उसके बाद हम इक्वल टू लिखते हैं। इक्वल टू को हम जावास्क्रिप्ट में कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि वो उस डाटा को उस जगह में असाइन कर देगा, उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को असाइन कर देगा। यानी अगर मैं यहाँ पर इसको वैल्यू दे रहा हूँ, अपना नाम दे रहा हूँ, तो ये इस वैल्यू को रैम में कहीं पर भी सेव कर देगा, हमें नहीं पता। लेकिन
उस एरिया का नाम ये यूजर नेम रख देगा, और कल को जब मैं यूजर नेम लिखूंगा तो ये वहां से उस एरिया में जो भी कोई भी डाटा सेव होगा वो उठा के हमारे पास ले आएगा। यानी लेट, लेट का मतलब है कि एक सब के मान लो, यानी जगह का नाम मान लो, और जगह का नाम क्या रखा हमने, यूजर नेम, और वैल्यू क्या दी हमने, रैम। तो अब इस रैम, जो मैंने आपको रैम दिखाई, उस रैम में ये डाटा कहीं पर भी सेव हो सकता है, लेकिन जहां पर भी सेव होगा उस एरिया का नाम क्या होगा, यूजर नेम। और आइंदा मैं इस डाटा को इस्तेमाल भी कर पाऊंगा, यानी मुझे पता होगा कि यूजर नेम में नाम सेव है, तो मैं यूजर नेम लिख के उस नाम को एक्सेस कर लूंगा या रीड कर लूंगा, और वो नाम कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए हम उसे हुनैन रख रहे हैं। अब मैं यहाँ एंटर करता हूँ। अब जब मैं यूजर नेम लिखूंगा तो अब मेरे पास यूजर नेम में जो कोई भी वैल्यू है वो यहाँ पर आउटपुट हो रही है। मैं यूजर नेम लिख के एंटर करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास हुनैन लिखा गया है, यानी इसने यूजर नेम नाम का वेरिएबल ढूंढ के ले आया है। वेरिएबल से मुराद क्या, उस जगह का नाम, यानी उस जगह का रेफरेंस इसने सेव किया हुआ है। तो जैसे मैंने यूजर नेम लिखा, इसने इसने देखा कि यूजर नेम नाम का कोई वेरिएबल बन चुका है इस स्क्रिप्ट में, तो उसको पता चला कि यहाँ पर यूजर नेम नाम का वेरिएबल बना है। उसकी वैल्यू क्या थी, हुनैन, ये वहां से उठाकर हमारे पास वो वैल्यू ले आया। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मैं इसमें यहाँ लिखता हूँ यूजर कैपिटल एन नेम, और अब मैं एंटर करूंगा। अगर अब मैं एंटर करता हूँ तो अब ये मेरे पास एरर देगा, यूजर इज नॉट डिफाइंड। यानी कैपिटल एन वाला यूजर, इसका कहना यह है कि इस नाम का कोई भी वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं किया, इस नाम का कोई भी मेमोरी में वेरिएबल नहीं है। तो अगर मैं कोई ऐसा नाम रखता हूँ जो कि जिस नाम का कोई वेरिएबल मेमोरी में नहीं होगा, तो ये मुझे नॉट डिफाइन का एरर दे देगा। अब अगर यही चीज, अगर मैं यूजर नेम लिखूं लेकिन इसके आगे और इसके एंड पर, इसके स्टार्ट पर और इसके एंड पर कोटेशन मार्क दे दूं, तो ये मुझे दोबारा से यूजर नेम ही प्रिंट कर देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोटेशन मार्क लगाने का मतलब, चाहे मैं एक कोटेशन मार्क लगा, सिंगल कोटेशन मार्क लगाऊं, चाहे मैं डबल कोटेशन मार्क लगाऊं, सॉरी मैंने वो कोटेशन मार्क बंद नहीं किया, चाहे मैं डबल कोटेशन मार्क लगाऊं, जावास्क्रिप्ट समझेगा कि जो कुछ भी मैंने लिखा है वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग से मुराद, अगर मैं यहाँ पर कोटेशन मार्क लगा देता हूँ तो जावास्क्रिप्ट इस चीज को बिल्कुल टच भी नहीं करेगा, जैसी होगी वैसे की वैसी स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। या फिर अगर ये मैं किसी वेरिएबल के को असाइन करूंगा, असाइन का मतलब इक्वल टू लगा के किसी वेरिएबल के बराबर कर दूंगा, तो ये उस वेरिएबल में इस डाटा को सेव करा लेगी। तो कोटेशन मार्क का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट इस डाटा को नहीं छेड़ेगा, जैसा है वैसा का वैसा प्रिंट कर देगा या मेमोरी में सेव कर देगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम कैपिटल एन ही रखते हैं, यूजर नेम, और अब मैं इसको अपना नाम देता हूँ लेकिन बगैर कोटेशन मार्क के। अब जब मैं एंटर करूंगा तो अभी मुझे एरर देगा, क्योंकि अब मैंने कोटेशन मार्क नहीं दिया। तो अब जावास्क्रिप्ट ढूंढ रहा है कि इस नाम का भी कोई वेरिएबल होगा। तो जावास्क्रिप्ट ने सोचा कि इस वेरिएबल को मैं इस वेरिएबल की वैल्यू दे दूंगा, लेकिन इस नाम का तो कोई वेरिएबल था ही नहीं। यानी जावास्क्रिप्ट सोच रहा था कि मैं यूजर कैपिटल एन वाले नेम को मैं हुनैन नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दे दूंगा, लेकिन हुनैन नाम का तो कोई वेरिएबल हमने बनाया ही नहीं। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर एरर दे रहा है कि हुनैन इज नॉट डिफाइंड, यानी हुनैन नाम का कोई भी वेरिएबल आपकी स्क्रिप्ट में, जो अभी हमने लिखी इस पूरी स्क्रिप्ट में, मौजूद नहीं है। लेकिन जब मैं यही सेम काम कोटेशन मार्क के साथ कर रहा था, तो जावास्क्रिप्ट इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि इस पूरे के पूरे अल्फाबेट को, इस पूरे के पूरे वर्ड को, इंग्लिश के वर्ड को सेव कर रहा था वेरिएबल में। तो याद रहे कि जब आपने कोई वेरिएबल का नाम देना होता है ना, तो आप कोटेशन मार्क नहीं लगाएंगे, और जब आपने वेरिएबल का नाम नहीं देना होता, बल्कि किसी उस डाटा को वैसा का वैसा प्रिंट कराना होता है या सेव कराना होता है, तो आप कोटेशन मार्क देते हैं। ये डिफरेंस है स्ट्रिंग का और वेरिएबल में। अब स्ट्रिंग जो है, अब मैं इसको यूजर नेम लिखूंगा तो यहाँ पर भी ये वही वैल्यू सेव है। अब अगर नया यूजर आता है और मैं यूजर नेम की वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं दोबारा से इस वेरिएबल का नाम लिखूंगा, लेकिन अब मैं लेट नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब मैं एक बार वो जगह मेमोरी में ले चुका हूँ। अब बस मैं उस जगह में जो डाटा है उसको अपडेट कर रहा हूँ, यानी मैं उस जगह पे एक नया डाटा स्टोर करा रहा हूँ। यानी जो पुराना डाटा मेरे पास सेव है उसको डिलीट करके जावास्क्रिप्ट नया डाटा सेव कर देगा। मैं इक्वल टू लिखूंगा, और अब मैं कोई दूसरा नाम लिखूंगा,
और अब एंटर करूंगा तो अभी दूसरा नाम वहां पर सेव हो गया। अब जब मैं यूजर कैपिटल एन लिखूंगा तो मेरे पास नया नाम प्रिंट हो रहा है। याद रहे कि जब आप एक बार वेरिएबल बना चुके होते हैं तो दोबारा से आपको उसके साथ लेट लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप वो जगह पहले से रैम में ले चुके हैं। तो दोबारा से आप रैम में जगह नहीं ले रहे, बस उस जगह में जो डाटा सेव था उसको डिलीट करके नया डाटा इनपुट कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं उस डाटा को रखूं, यानी अगर मैं चाहूँ कि वो जो डाटा वहाँ मौजूद है वो वहीं पर ही रहे, लेकिन उसी के साथ नया डाटा जोड़ दूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यूजर कैपिटल एन नेम, अब मैं प्लस इक्वल टू लिखूंगा। प्लस इक्वल टू का मतलब होता है वहां जो डाटा मौजूद है उसको रहने दो, उसके साथ एक नया डाटा और मजीद सेव करा दो। तो वो मैं कैसे करूंगा, प्लस इक्वल टू के बाद जो भी मुझे स्ट्रिंग देना है मैं वो स्ट्रिंग दे दूंगा। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे रहा हूँ जमान, लेकिन स्पेस के साथ दूंगा ताकि हैदर और जमान बिल्कुल जुड़ ना जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं बगैर स्पेस के दूंगा, और अब आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में जुड़ गए हैं। लेकिन अगर मैं स्पेस के साथ दूं, अब तो मैं नहीं देख सकता हूँ कि अब मैं इसको डाटा दे चुका हूँ। अब अगर मैं इसको दोबारा से दूंगा तो ये जमान जमान कर देगा, तो अब मैं इसको नहीं कर सकता। और अब इसलिए मुझे फर्स्ट टाइम में ही स्पेस देनी चाहिए थी। मैं इस डाटा को ओवर राइट कर देता हूँ, यानी इस अगर मैं इक्वल टू लगाऊंगा तो क्या होगा, वहां पर डाटा मौजूद था वो डिलीट होकर नया डाटा सेव हो जाएगा। ये होता है साइमन ऑपरेटर। यानी अब मैं इक्वल टू लगा के कर रहा हूँ, प्लस नहीं लगा रहा, तो अब पुराना वाला डाटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं प्लस इक्वल टू लगा रहा हूँ, अगर मैं प्लस इक्वल टू लगा रहा हूँ तो अब क्या होगा कि पुराना पुराना डाटा तो रहेगा, लेकिन नया डाटा भी उसी के साथ ऐड हो जाएगा, उसी के साथ अटैच हो जाएगा और सेव हो जाएगा। लेकिन एक बात आपने नोट करी कि यहाँ पर जब मैंने जमान दिया तो स्पेस नहीं दिया, तो जावास्क्रिप्ट ने खुद से स्पेस ऐड नहीं करी, क्योंकि स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी हुआ जावास्क्रिप्ट उसको कभी टच नहीं करेगा। जैसा होगा वैसा का वैसा या तो सेव कर देगा या तो प्रिंट कर देगा। अपने तरफ से जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करता। इसी तरह हमारे पास और भी डेटा टाइप्स होती हैं। अब स्ट्रिंग को तो मैं प्लस नहीं कर सकता। अगर मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, याद रहे कि अगर मैंने इस टैब को बंद कर दिया क्रोम ब्राउजर में और मैं नई टैब में आ चुका हूँ, अभी जो नई टैब है ना, यहाँ पर मैं पुराने वाले वेरिएबल इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? अगर मैं यहाँ पर पुराने वाले जो मैंने पिछली टैब में वेरिएबल दिए थे उनके नाम रख रहा हूँ, तो अभी मुझे नॉट डिफाइन दे रहा है, क्योंकि वो जो मेमोरी की मैंने आपको बताई रैम में सेव हुई थी, और रैम में जो कुछ भी सेव होता है वो प्रोग्राम बंद होने पर डिलीट हो जाता है। आप जितनी भी अपने कंप्यूटर में डाटा सेव देख रहे हैं वो आपके हार्ड डिस्क पे सेव है। आपकी फाइल्स जो है या आपकी तस्वीरें, वीडियोस, ये सारा जो डाटा है ये आपकी हार्ड डिस्क में सेव होता है फाइल की शक्ल में। लेकिन क्योंकि हमने डाटा फाइल की शक्ल में सेव नहीं किया तो ये सारा डाटा डिलीट हो चुका है। जैसे ही आपका प्रोग्राम बंद होगा आपका सारा डाटा रैम से डिलीट हो जाएगा। इसलिए जावा दुनिया में डेटाबेसेस होती हैं। डेटाबेसेस बहुत तरह की होती हैं, बहुत सारी तरह की डेटाबेसेस मार्केट में है। सीक्वल सर्वर है, माई सीक्वल है, पोस्टग्रे है, ये फेमस है। लेकिन फिलहाल के लिए हम डाटा रैम में ही सेव करेंगे क्योंकि उसी से हमारा काम बन जाएगा। अब मुझे यहाँ दोबारा से यूजर नेम का वैल्यू बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम नंबर्स के बारे में देखते हैं। एक डाटा होती है नंबर्स। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट करें, मैं यहाँ नम वन के नाम से बनाता हूँ एक नंबर, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 9। अगर मैं लेकिन जावास्क्रिप्ट एक अजीब लैंग्वेज है। अगर मैं कोटेशन मार्क के साथ नंबर लिखूंगा तो जावास्क्रिप्ट इसको नंबर नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। इसी इसकी एग्जांपल क्या है, अगर मैं यहाँ दूसरा नंबर बनाता हूँ num2 और इसको वैल्यू देता हूँ 10, अभी दो वेरिएबल बन चुके हैं। अब मैं इन दोनों को ऐड कराऊंगा num1 प्लस num2, तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, 910 आंसर आ रहा है, जबकि इसका आंसर 19 होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जो चीज़ भी कोटेशन मार्क के अंदर होती है जावास्क्रिप्ट उसको नहीं छेड़ता। और प्लस लगाने का मतलब क्या होता है कि मैं डाटा को, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों को, अगर मैं एक नए वेरिएबल बनाता हूँ ए, और ए को बगैर कोटेशन मार्क के नंबर बनाता हूँ, उसी तरह बी एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको बगैर कोटेशन मार्क के नंबर बनाता हूँ, और उसके बाद जब मैं ए प्लस बी करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है 19। यानी जब मुझे नंबर, मेरी जो डेटा की टाइप है, जो भी डाटा हो सकता है, तस्वीरें, वीडियोस, स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, कोई भी डाटा हो सकता है, जब भी मुझे अपनी डाटा टाइप
नंबर देनी होगी तो मैं स्ट्रिंग नहीं लगाऊंगा, वरना जावास्क्रिप्ट मुझे अजीब से आउटपुट देगी। अब मैं आपको एक और मजे का एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। अगर मैं num1 जो कि एक स्ट्रिंग है, num1 एक स्ट्रिंग है, और उसमें एक नंबर ऐड कराता हूँ, वो नंबर क्या है, ए। तो अब जावास्क्रिप्ट मुझे बजाय एरर देने के मुझे 99 का आउटपुट देगी। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जब आप किसी स्ट्रिंग में कोई नंबर ऐड करेंगे ना, जावास्क्रिप्ट इसको ऑटोमेटिकली, ये जो ए का नंबर है, इसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन जब मैं इसको दोबारा प्रिंट करूंगा तो ये नंबर ही होगा। यानी जब मैं किसी नंबर और स्ट्रिंग को आपस में ऐड करने की कोशिश करूंगा, तो जावास्क्रिप्ट उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दे, उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी। ये जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी अजीब आदत है। जावास्क्रिप्ट बजाय मुझे ये बोलने के कि आप स्ट्रिंग में नंबर को ऐड कर रहे हैं, अगर आप ये काम सी में करेंगे ना, तो सी आपको एरर दे देगी। सी में आप किसी नंबर को और किसी स्ट्रिंग को आपस में ऐड नहीं करा सकते। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करती है, बजाय एरर देने के, जावास्क्रिप्ट उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है और फिर उन दोनों को आपस में जोड़ देती है। तो ये जावास्क्रिप्ट की अजीब खासियत है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी काबिल गौर है, वो ये कि ये जो ए प्लस बी जो मैंने कराया है ना, ये जो वैल्यू है ये ज़ाया हो चुकी है। अब मैं इस वैल्यू को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये वैल्यू ज़ाया हो चुकी है। अभी क्यों ज़ाया हो गई? क्योंकि इस वैल्यू को मैंने अपनी रैम में या हार्ड डिस्क में या कहीं पर भी सेव नहीं कराया। मैं इसको सेव कैसे करा सकता हूँ? वेरिएबल बना के दोबारा से मैं लेट लिखूंगा। लेट का मतलब, मान लो, सपोज कर लो, मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि मान लो एक मुझे जगह चाहिए रैम में, और उस जगह का नाम मैं लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ सम, दोनों का सम, दो नंबर का सम। अब जाओ, अब ये जावास्क्रिप्ट मेरे लिए एक रैम में जगह तैयार कर ली, उस जगह का नाम रख लिया सम, और उस जगह में मैं सेव क्या करा रहा हूँ, ए प्लस बी का जो भी आंसर आएगा, ए प्लस बी का जो भी आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक बात याद रहे, जावास्क्रिप्ट तब तक इस वैल्यू को सम को में सेव नहीं करेगी जब तक ये एक नंबर ना बन जाए। यानी जो कुछ भी इक्वल टू के सीधे हाथ पे होगा ना, ये इक्वल टू है, इसको जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल टू नहीं बोला जाता। इक्वल टू, जावास्क्रिप्ट में इक्वल टू कुछ और होता है। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके सीधे हाथ पे जो कुछ भी लिखा होगा, जावास्क्रिप्ट पहले इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेगी, और उसका जो आंसर निकलेगा ना, उसको इस वेरिएबल में सेव करेगी। यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ए क्या है 9 और बी क्या है 10, इन दोनों को सॉल्व करने पे आंसर बनेगा 19। जावास्क्रिप्ट इस 19 को सम में सेव कराएगी, ए प्लस 9 प्लस 10 को सेव नहीं कराएगी। तो अगर मैं यहाँ ए प्लस बी लिखता हूँ, जावास्क्रिप्ट पहले क्या करेगी, ए और बी को ऐड कराएगी, और इनका जो सम होगा, इनका जो आंसर होगा, उसको सम के वेरिएबल में सेव करा देगी। यानी सीधे हाथ पे जो कुछ भी है, उसको जावास्क्रिप्ट बिल्कुल सिंप्लीफाई करके उसका जो आंसर निकलेगा उसको सेव कराएगी, उस पूरी इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को सेव नहीं कराएगी। अब मैं यहाँ एंटर करूंगा तो मेरे पास अनडिफाइन आया है, लेकिन इसकी वैल्यू चेक करने के लिए मैं इस वेरिएबल का नाम लिखता हूँ सम, और अब मेरे पास 19 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये मेरे पास नंबर की डाटा टाइप हो गई। मैं हमने अभी स्ट्रिंग की डाटा टाइप देखी, हमने नंबर की डाटा टाइप देखी, और दूसरा हमने देखा कि अगर हम नई टैब में जाते हैं तो इस टैब में बनाए हुए सारे वेरिएबल ज़ाया हो चुके हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है बंद हो चुका है। और क्योंकि हम रैम में डाटा सेव करा रहे थे, तो अब हम उस डाटा को वापस एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन हम जब अपनी स्क्रिप्ट बनाएंगे VS कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा डाटा ऑटोमेटिकली जब भी स्क्रिप्ट रन करेंगे दोबारा से रैम में बन जाएगा। वो इतना बड़ा मसला नहीं है। और जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे अब से कुछ हफ्तों में, तो वहाँ हम सीक्वल सर्वर की डेटाबेस में डाटा सेव कराएंगे, जहाँ हमेशा हमेशा डाटा सेव रहेगा, तब तक जब तक हम खुद डिलीट ना कर दें। लेकिन फिलहाल के लिए हम डाटा रैम में सेव करा रहे हैं अपनी आसानी के लिए। अब जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसके लिए मैं console.log का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ। फंक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप इनपुट दें तो वो आपको कोई भी प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे दे। जावास्क्रिप्ट में एक बना बनाया फंक्शन हमें मिलता है, console.log। ये हमारे पास एक फंक्शन है बना बनाया। अब ये फंक्शन क्या करता है, अब दिखने में तो एक वेरिएबल लग रहा है। अब सवाल ये है कि जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ वेरिएबल है, कौन सी चीज़ फंक्शन है, क्योंकि वेरिएबल के नाम भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। लेकिन होता यह है कि जावास्क्रिप्ट में अगर आपको बताना होता है कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये वेरिएबल नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, तो आप कोटेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं ना। इसी तरह जब आपको जावास्क्रिप्ट को बताना होता है कि जो जो कुछ भी मैं लिखने वाला हूँ ये एक वेरिएबल नहीं है बल्कि एक फंक्शन है, तो आप उस चीज़ के नाम के आखिर में दो ब्रैकेट्स लगा देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, एक ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट और एक क्लोजिंग स्मॉल ब्रैकेट।
जावास्क्रिप्ट समझ जाता है कि भाई जो कुछ भी आने वाला है वो एक फंक्शन है, वो एक वेरिएबल नहीं है। अब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कोई इनपुट नहीं दिया। अब मैं इनपुट, इनपुट क्या होता है? कोई भी वो वैल्यू जिस पे जावास्क्रिप्ट प्रोसेसिंग करेगी। प्रोसेसिंग कुछ किसी भी तरह की हो सकती है, कुछ भी प्रोसेसिंग हो सकती है। अब मुझे यहाँ क्या प्रोसेसिंग करनी है? मुझे जो कुछ भी मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ मुझे स्क्रीन पे आउटपुट चाहिए। कॉन्सोल, इसलिए मैं console.log लिखकर ये जो मैंने दो ब्रैकेट्स लगाए हैं जिससे जावास्क्रिप्ट को पता लग रहा है कि ये फंक्शन है, उसके अंदर मैं एक इनपुट दूंगा। मैं यहाँ पर एक सिंपल इनपुट देता हूँ 1, एंटर करता हूँ, मेरे पास 1 स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। दोबारा से जाता हूँ, अब मैं कोटेशन मार्क में स्ट्रिंग देता हूँ, स्ट्रिंग देता हूँ दिस इज जावास्क्रिप्ट, और मेरे पास ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। अब ये तो सिंपल प्रिंटिंग हो गई ना। अब अगर मैं एक इक्वेशन प्रिंट करना चाहूँ, जिस तरह मैंने देखा कि जब मैंने सम की वैल्यू प्रिंट कर रहा था तो मेरे पास a प्लस बी इक्वल टू 19 नहीं आ रहा था, 9 + 10 इक्वल टू 19 नहीं आ रहा था, बल्कि डायरेक्ट 19 लिखा आ रहा था। console.log में मैं इसको अपने मर्जी से प्रिंट करा सकता हूँ। यानी मैं इसको इनपुट देता हूँ एक नंबर 9 + 10 इक्वल 19। मैं उसी उसी वेरिएबल को इस तरह भी प्रिंट करा सकता हूँ console.log में। लेकिन हमने तो वो एक वेरिएबल के थ्रू प्रिंट किए थे, अगर हमने उसको इसी तरह प्रिंट करना था वो तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो वो हम console.log में किस तरह करेंगे? दोबारा से दो वेरिएबल बनाते हैं, लेट यानी एक जगह ले ली किराए पे रैम में, और उस जगह का नाम रख दिया a। उसमें हमने वैल्यू सेव करा दी 9 फिलहाल के लिए। फिर हमने b ले लिया एक वेरिएबल। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, एक पूरे सेंटेंस भी हो सकता है और एक सिंगल अल्फाबेट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है इंग्लिश का। मैं चाहूँ तो पूरा जुमला भी लिख दूँ कि दिस इज अ वेरिएबल हुज नेम इज बी, या मैं सिंपल बी लिख दूँ। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अब बी की वैल्यू मैं देता हूँ 8। अब मैं इन दोनों को ऐड करा लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट सम इक्वल्स ए प्लस बी। और अब इस वेरिएबल में क्या सेव होगा? इन दोनों का इन आउटपुट जो भी आएगा, इन दोनों का रिजल्ट जो होगा, a प्लस बी का जो रिजल्ट होगा वो सम नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पहले चेक कर लेता हूँ वेरिएबल में डाटा सही सेव है। मैं यहाँ लिखता हूँ ए में मेरे पास क्या सेव है? 9, सही डाटा है। बी चेक करता हूँ, बी में मेरे पास क्या सेव है? 8, सही डाटा है। सम लिख देता हूँ, सम में मेरे पास क्या डाटा सेव है? 17, तो मेरे पास बिल्कुल सही डाटा सेव है। इस डाटा को मैं console.log के जरिए प्रिंट कराता हूँ। console.log मैं यहाँ लिखता हूँ ए की जो भी वैल्यू है। अब मैं बी की वैल्यू कैसे कैसे प्रिंट कराऊँ? यानी अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए प्लस बी, तो ये तो बजाय मुझे 9 + 8 देने के ये मुझे 17 आंसर दे देगा। यानी console.log में एक चीज़ तो यहाँ समझ आ गई, console.log में भी मैं ये वाला काम कर सकता हूँ जो मैंने वेरिएबल में किया। console.log भी उसी लॉजिक पे काम करता है कि पहले इन दोनों का आंसर निकालेगा और उस आंसर को प्रिंट करेगा, 9 + 8 नहीं प्रिंट करेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ console.log। अब मैंने आपको कुछ देर पहले एक बात बताई थी कि जावास्क्रिप्ट में अगर मैं किसी नंबर को और किसी स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने की कोशिश करूंगा तो बजाय इसके कि वो मुझे एरर दे, मुझे मुझे उन दोनों को जोड़ के दे देगी, यानी उस नंबर को स्ट्रिंग बनाकर उन दोनों को जोड़ के दे देगी। अब ये हमें उस वक्त एक बुराई लग रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छाई है। अगर मैं लिखता हूँ ए प्लस, मैं एक स्ट्रिंग को इसके साथ जोड़ता हूँ और वो स्ट्रिंग ये है स्पेस प्लस स्पेस, फिर मैं दोबारा इसके साथ एक नंबर जोड़ता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगी? बजाय इसके कि एरर देने की कि आप एक इंटीजर और आप एक नंबर और एक स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहे हैं, इस ये एरर देने के जावास्क्रिप्ट इन नंबर्स को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इन आपस में जोड़ के इक्वेशन बना देगी। अब मैं लिखता हूँ प्लस, दोबारा से एक स्ट्रिंग जोड़ते हैं और अब मैं यहाँ पर आखिरी नंबर ऐड कराता हूँ सम। यानी यहाँ ये इक्वेशन अगर आपको समझ आ रही है तो आप सही है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप पूछ सकते हैं।
तो हम इसके आउटपुट देखते हैं, एंटर करते हैं, हमारे पास 9 + 8 = 17 लिखा है। ये कैसे हुआ? बजाय इसके कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पर नंबर प्रिंट करती, जावास्क्रिप्ट ने इस ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया 9। फिर जावास्क्रिप्ट ने देखा कि ये जो स्ट्रिंग है किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्लस के साथ, स्पेस प्लस स्पेस के साथ। तो जावास्क्रिप्ट ने स्पेस प्लस स्पेस प्रिंट किया। फिर उसके बाद बी था, बी की वैल्यू क्या थी, 8, 8 प्रिंट हो गया। फिर स्पेस इक्वल टू स्पेस, और फिर सम की वैल्यू क्या थी, 17, वो प्रिंट हो गई। अब याद रहे कि अगर ये वाली स्पेस में खत्म भी कर दूं ना, ए और प्लस के बीच में जो स्पेस है, तो भी यही आउटपुट आएगा। यानी अगर मैं ये वाली स्पेसेस खत्म कर दूं, ये वाली स्पेसेस काउंट नहीं होती, जावास्क्रिप्ट इन स्पेसेस को नहीं गिनता। ये सिर्फ मैंने सफाई के साथ काम करने के लिए लिखी है। जावास्क्रिप्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इनके बीच में स्पेस दूं या ना दूं, जावास्क्रिप्ट फिर भी मुझे आउटपुट देगी। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर यानी कोटेशन के अंदर जो हमने इनपुट क्या कहते, स्ट्रिंग के अंदर जो हमने लिखा है, जो स्पेसेस दिए हैं वो माने जाएंगे, जावास्क्रिप्ट उनको प्रिंट करेगी। यानी अगर मैं ये वाले स्पेसेस खत्म कर दूं, तो अब जावास्क्रिप्ट इन सबको मिला कर देगी, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर वाले जो स्पेसेस हैं, कोटेशन मार्क के अंदर वाले जो स्पेसेस हैं वो माने जाएंगे, उसके बाहर वाले स्पेसेस नहीं माने जाएंगे। एक बंदे ने सवाल पूछा, ओ अच्छा म्यूट किया हुआ। सही में मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सबको, आप सब अनम्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल console डॉट लॉग है। तो वेरिएबल्स हो गए, console डॉट लॉग हो गया। अब हम एक चीज देखते हैं, वो है बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स क्या होता है? वो बूलियन ऑपरेटर्स एक ऐसा डाटा टाइप होती है। हुनैन यार, मैं यहाँ पे ये भी यहाँ पे तुम ये भी बता दो कि लिटरल्स क्या होते हैं कंसोल में ना, ताकि पता चले कि सबको हम इसको ये वाले एक्शन को हम लिटरल्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स के थ्रू। ओके, हाँ, तो ये सारा काम हम स्ट्रिंग लिटर्स के तौर पे भी के जरिए भी कर सकते हैं। यानी अगर मैं चाहूँ, मैं एक वेरिएबल, पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जो काम मैंने console और लॉग में किया है, यही काम मैं एक वेरिएबल में कर सकता हूँ। यानी अभी मैंने ये चीज़ प्रिंट करी, ये चीज़ ज़ाया हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसको किसी वेरिएबल में सेव नहीं किया था। अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ज़ाया ना हो, तो मैं इस चीज़ को एक वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसको मैं नाम लिख रहा हूँ रिजल्ट, उस वेरिएबल का नाम, इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ इस पूरी इक्वेशन के। अब ये जो पूरी इक्वेशन थी ना, अब मैं रिजल्ट को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास बच जा वो ये पूरी इक्वेशन प्रिंट होगी। यानी अब मैंने इसको एक वेरिएबल में सेव करके इसकी वैल्यू को ज़ाया होने से बचा लिया। मैंने इस पूरी इक्वेशन को भी सेव करा लिया मेमोरी में। अब मैं console डॉट लॉग पे के फंक्शन पर सिर्फ रिजल्ट लिखकर इस पूरी इक्वेशन को सेव करा सकता हूँ 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी मर्जी बार, क्योंकि अब मैंने इसकी इसकी वैल्यू को सेव कर दिया। मुझे बार बार ये पूरी इक्वेशन जो मैंने पहले लिखी थी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मुझे लग रहा है कि यार स्पेसिस नहीं है बीच में, तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के इस्तेमाल से, जो हमने कुछ देर पहले देखा, इसकी वैल्यू को डिलीट करके नई वैल्यू भी सेव करा सकता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ जो हमारा साफ सुथरा लिखा हुआ था, और स्पेस के साथ बाकायदगी से, और रिजल्ट को मैं, और याद रहे कि जब दूसरी बार वेरिएबल की वैल्यू को डिलीट करके दोबारा इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें लेट लिखने की जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख के इक्वल टू लिखेंगे, तो पुरानी वैल्यू डिलीट हो जाएगी और नई वैल्यू हमारे पास सेव हो जाएगी। अब मैं ये लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो पुरानी वैल्यू डिलीट हो चुकी है रिजल्ट के वेरिएबल में, और नई वैल्यू हमारे पास सेव हो चुकी है। अब मैं console डॉट लॉग करके भी चेक कर सकता हूँ रिजल्ट की वैल्यू। तो हमारे पास 9 स्पेस प्लस स्पेस 8 प्लस इक्वल टू प्लस 17 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हमारी किसी भी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल सेव हो रहे हैं, तो हमें बार बार कोटेशन मार्क खोलना बंद करना पड़ रहा है। यानी हमें यहाँ पर बार बार पहले वेरिएबल का नाम लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर कोटेशन मार्क बंद खोल कर, क्योंकि अगर मैं एक ही कोटेशन मार्क खोलूंगा और a प्लस बी इक्वल सम लिखूंगा, तो जावास्क्रिप्ट उसको वेरिएबल ही समझेगी, स्ट्रिंग समझेगी, जो हमने कुछ देर पहले बहस करी है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ मैं एक ही बार कोटेशन खोलूँ, एक ही बार कोटेशन बंद करूँ, बार बार कोटेशन बंद खोल कर रहा हूँ, उससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रिंग लिटरल का इस्तेमाल करूँगा। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, बजाय कोटेशन मार्क देने के
आपका एक ये वाला बटन होगा कीबोर्ड में, टैब के ऊपर, टैब की है, टैब की के ऊपर एक बटन है, उसको आप इस्तेमाल करके एंटर करेंगे तो उससे भी, वो भी स्ट्रिंग ही माना जाता है। यानी अगर इसके जरिए कुछ प्रिंट करेंगे तो वो भी स्ट्रिंग ही माना जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है कि आप एक ही बार कोटेशन मार्क खोलेंगे बंद करेंगे और डॉलर का साइन इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट बंद खोल करेंगे तो जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये एक सम है। तो आपने एक ही बार ब्रैकेट खोला, एक ही बार बंद किया, लेकिन आपने वेरिएबल्स भी इस्तेमाल कर लिए। तो डॉलर, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बीच में वेरिएबल का नाम लिख के एंटर करेंगे तो ये भी जावास्क्रिप्ट समझ जाएगी कि भाई ये वाली जो चीज़ है ना, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, ये एक वेरिएबल है। अब डॉलर कर्ली ब्रैकेट इतनी मुश्किल चीज़ क्यों इस्तेमाल करी, आसान चीज़ इस्तेमाल कर सकते थे। ये इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि ये चीज़ हमारे स्ट्रिंग्स में कम इस्तेमाल होती है। यानी अगर कोई आसान चीज़ इस्तेमाल करते और आपको वो चीज़ प्रिंट करनी होती तो वो फिर एक मसला हो जाता। तो उन्होंने डॉलर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज इस्तेमाल किया। अब क्यों ये जो तीन वेरिएबल है, अगर मुझे 15 वेरिएबल इस्तेमाल करना है एक लाइन में, तो उसके लिए मुझे 15 बार ब्रैकेट कोटेशन मार्क खोलना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो मुझे इस कोटेशन मार्क खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, और मैं कभी कोटेशन मार्क बंद करना भूल भी सकता हूँ, तो एक अजीब सा आउटपुट आ सकता है। उस एरर से बचाने के लिए जावास्क्रिप्ट ने ये वाला स्ट्रिंग का मेथड निकाला जिसमें मैं एक ही बार कोटेशन खोलूंगा बंद करूंगा, लेकिन डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट की मदद से मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ वेरिएबल को। तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि 10 सवा 10 हो गए। आज के लिए हम क्लास को इतने रखेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम कल डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आगे क्लास जो है वो CSS की क्लास होगी, इसके फ़ौरन बाद वो सलमान भाई कंडक्ट करेंगे इसी के आगे। तो अभी से कुछ ही मिनट्स बाद, 3-4 मिनट बाद सलमान भाई एक नई क्लास के लिंक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको